स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक पर। मेरा नाम है शिखर पांडे और मैं आप सभी के सामने फिर से एक बार प्रस्तुत हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक पर। और आज हमारा जो टॉपिक है वो डिलेट फोर्थ सेमेस्टर का विषय सब्जेक्ट शैक्षिक प्रबंधन है। ये क्लास थर्ड होने वाली है। इसके पहले 2 क्लासेस आ चुकी हैं जिसमें मैंने बेहतर ढंग से आप सभी को पढ़ाया हुआ है और इसका जो लिंक है इन दोनों क्लासेस का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप इन दोनों क्लासेस को जरूर देखिएगा। और आपका आज का जो टॉपिक होने वाला है वो विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र होने वाला है। यानी आज हम देखेंगे कि विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, किन किन चीज़ों के द्वारा विद्यालय प्रबंधन किया जाता है, यानी मैनेजमेंट के बारे में हम बेहतर ढंग से देखेंगे कि बजट क्यों बनाया जाता है, या जो भी शिक्षक का तालमेल शिक्षक का आपस में एक दूसरे से क्यों होना चाहिए, शिक्षक का तालमेल क्यों होना चाहिए, और भी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर पर और देखते हैं स्लाइड पर आज हम क्या कुछ सीखेंगे। इस क्लास के माध्यम से हम क्या कुछ सीखेंगे विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर और देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हमारा विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के बारे में ही दिया हुआ है। तो प्रबंधन क्या है, जैसा कि आप सभी ने पहली भी क्लास में देखा होगा और फिर से देखते हैं, किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा व उनके सहयोगियों से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया को प्रबंधन कहते हैं। अर्थात आपके प्रधानाचार्य मान लीजिए आपने देखा होगा और उनके शिक्षक मिलके अगर कार्य को बखूबी से पूरा करते हैं, साल भर के पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से पूरा कराते हैं और उसमें बच्चों की प्रोन्नति भी बेहतर ढंग से दिखती है, तो वो एक सफल प्रबंधन कहलाता है। शैक्षिक प्रबंधन शिक्षा के विभिन्न साधनों में समन्वय करता है। किसी एक साधनों में न होकर ये विभिन्न साधनों में समन्वय करता है तथा एकीकरण के द्वारा वह शिक्षा की प्रक्रिया को सफल बनाता है। एकीकरण बुरा शब्द नहीं है, जैसे समावेशी है वैसे एकीकृत है। समावेशी का ही एक भाग एकीकृत है। अब एकीकृत में क्या होता है कि आप पार्टिकुलर किसी चीज़ को ले लीजिए, जैसे आपने बच्चों के लिए बेहतर ढंग से पढ़ाने की शिक्षण विधि को ले लिया, तो अब आप शिक्षण विधि पर ही मेनली फोकस करेंगे कि मुझे बेहतर से बेहतर शिक्षण विधियाँ बच्चों के सामने प्रस्तुत करनी है, या बेहतर से बेहतर शिक्षण विधियाँ बच्चों के सामने प्रस्तुत करके उनको बेहतर से सिखाना है। तो ये आपका एकीकरण हो गया। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर, देखते हैं कि विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के बारे में हम क्या कुछ देखेंगे। तो विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र का अर्थ होता है शिक्षा प्रबंधन का विस्तार करना। यानी शिक्षा प्रबंधन का विस्तार से मतलब ये हुआ कि शिक्षा का प्रबंधन बेहतर ढंग से करना, शिक्षण विधियों का प्रबंधन बेहतर ढंग से करना और उनका विस्तार करना, यानी उनका व्यापक रूप से विस्तारण करना। क्षेत्र वह वैसा क्षेत्र होता है जहाँ शिक्षण अधिगम का संपादन किया जाता है। विद्यालय प्रबंधन प्रणाली विद्यालय के सभी संबंधों से संबंधित होती है। अब विद्यालय प्रबंधन प्रणाली विद्यालय के सभी संबंधों से संबंधित होती है। जैसे आपकी कोई भी प्रणाली है, जैसे आपके पढ़ाने का तरीका है, शिक्षकों को अरेंज करने का तरीका है, शिक्षकों को चुनने का है, शिक्षकों को लाना है, शिक्षकों को शिक्षण विधियाँ सिखानी है, ये सारी चीज़ें आपके विद्यालय की अन्य चीज़ें हो गई। और विद्यालय का मेन कार्य क्या होता है, बच्चे को शिक्षा देना, तो ये उन सारी चीज़ों में संबंधित आपस में होती है। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक का संबंध। अगर प्रधानाध्यापक और शिक्षक का संबंध बेहतर नहीं है तो शिक्षक प्रधानाध्यापक कुछ और कहेगा, शिक्षक कुछ और करेगा। शिक्षक एवं छात्र का संबंध भी देख सकते हैं, अगर इनके दोनों का संबंध बेहतर ढंग से नहीं है, शिक्षक कुछ और पढ़ाएगा और छात्र कुछ और करेगा, या शिक्षक के साथ छात्र हमेशा डिबेट करने की कोशिश ही करेगा और वो डिबेट होगा वो निगेटिव की ओर होगा, पॉजिटिव डिबेट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है। तो आप शिक्षक प्रबंधन को या विद्यालय प्रबंधन को, इसके क्षेत्र को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों का निर्माण, शिक्षक वर्ग के कार्य में समन्वय, छात्रों को वर्गीकरण एवं समूहीकरण, पाठ्यक्रम नियोजन एवं कार्य विभाजन। तो पहला हमारा विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों का निर्माण करना है, दूसरा हमारा शिक्षक वर्ग के कार्य में समन्वय करना है, तीसरा हमारा छात्रों का वर्गीकरण एवं समूहीकरण करना है, पाठ्यक्रम नियोजन एवं कार्य का विभाजन करना है। यानी अगर आपने पाठ्यक्रम बना लिया है, तो मान लीजिए अगर आप फिजिक्स के लिए बच्चे टीचर को नियुक्त कर रहे हैं, 2 टीचर्स को नियुक्त किया, तो आपने 6 स्लाइड इनको दे दी, 6 चैप्टर इनको दे दिया और 6 चैप्टर इनको दे दिए, तो ये आपका बेहतर ढंग से पाठ्यक्रम का विभाजन कर दिया गया। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना है कि कोई बच्चा इधर उधर की बातें नहीं करेगा, गंदी बातें नहीं करेगा, गलत व्यवहार नहीं करेगा, अच्छे से कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकेगा, डस्टबिन में फेंकेगा और अच्छे मधुर संबंध निभाएगा। कोई शिक्षक भी गलत व्यवहार छात्रों के साथ नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें अनुशासन के अंदर आ गई। अब सबसे ज़रूरी होता है विद्यालय का बजट बनाना। अगर आपके पास एक विद्यालय का बेहतर बजट ही नहीं है तो आप बच्चों को कुछ भी सुविधाएं बेहतर ढंग से नहीं दे सकते, ना उन्हें शिक्षा अधिगम सामग्रियाँ बेहतर ढंग से दे सकते हैं, ना ही कुछ और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अगला है कि छात्रों का मूल्यांकन करना, जो सबसे लास्ट में किया जाता है कि आपने बच्चे को कितना बेहतर बनाया है, कितना बेहतर सिखाया है। अब आगे भी इसके है कि स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रमों का गठन करना। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के लिए उनको विभिन्न प्रकार के जैसे एकांकी वगैरह कराए जाते हैं, नाटक वगैरह बच्चों को कराना, 15 अगस्त, 26 जनवरी, या बाल विकास बोल रहा हूँ, बाल विकास पढ़ाते पढ़ाते बाल विकास का ही नाम आने लगा है। तो जैसे आपका 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे हो गया, उस दिन आप बच्चों को बेहतर ढंग से
जो जैसे अरेंजमेंट कराते हैं, तो उसमें आप ये सिखा सकते हैं कि जितने भी तुमने अपना शॉप लगाया, जो भी लगाया, उसके बाद सफाई करना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम लोगों को कराया जाता था और आप लोगों को भी कराया जाता रहा होगा। देखते हैं आगे क्या है स्लाइड में सीखने के लिए। और अगली स्लाइड में है कि विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र को 4 घटकों में विभाजित किया गया है। शिक्षा के विकास का लक्ष्य और नियोजन के कार्यक्रमों की व्यवस्था करना और प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। यानी शिक्षा के विकास का क्या लक्ष्य है, बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या नियोजन किया, कार्यक्रम क्या क्या आयोजित किए गए हैं और उन कार्यक्रमों की व्यवस्था किस प्रकार से आपने की है। और प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना, यानी प्रबंधन कहाँ तक प्रभावी है बच्चों के लिए। देखते हैं क्या क्या है। तो विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया को सबसे पहले हम देखते हैं। विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया को एक कुशल प्रचालक ही संचालित कर सकता है, यानी आपका जो प्रबंधक होगा वो बेहतर ढंग से एक नहीं है तो उन प्रक्रिया को बेहतर ढंग से संपादित नहीं कर सकेगा, क्योंकि प्रबंधन की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, कार्यभार इत्यादि सम्मिलित होते हैं। इन कार्य को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। तो इन कार्य को हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा योजना। तो देखिए, सबसे पहले जैसे आप एक इमेजिन करिए कि जैसे एनुअल फंक्शन होता है, तो वहाँ पे अगर एक बेहतर प्रबंधक है तो वो पहले क्या करता है, तो पहले वो योजना बनाता है, शिक्षकों को, विद्यार्थियों को बुलाकर बैठाकर मीटिंग करता है और योजना बनाता है। योजना क्या होती है? कुशल प्रशासन की धुरी योजना होती है। यानी ये एक चक्र है तो इसकी जो धुरी है ये आपकी योजना है, यानी इसकी तीलियां किस प्रकार की होंगी, पहिया किस प्रकार से चलेगा, ये सब एक इसकी धुरी पर ही निर्भर करता है। जब किसी कार्य को संपादित करने के लिए निर्णय लिया जाता है तो सर्वप्रथम योजना बनाई जाती है। जैसे आप कहीं जाते भी होंगे घूमने तो सबसे पहले योजना बनाते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, क्या क्या लेके जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये सारी चीज़ें योजना के अंतर्गत आती हैं। आप एनुअल फंक्शन को इमेजिन करके रखिएगा कि आप यहाँ पर जब मान लीजिए योजना बना रहे हैं कि हम किस प्रकार से चीज़ों को करेंगे। यह योजना कार्य के प्रारंभ से लेकर उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जितने भी प्रकार के क्रियाकलाप गतिविधियाँ की जाती हैं उनका एक रूपरेखा तैयार किया जाता है। यानी आप ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं कि हम किन किन बच्चों को सम्मिलित करेंगे, किन किन गेस्ट को बुलाएंगे। जैसे एनुअल फंक्शन में आप लोगों ने किया होगा, गेस्ट को बुलाएंगे, कैसे अरेंजमेंट करेंगे, कितने चेयर्स होंगी, कितने कैसा टेंट लगेगा, कहाँ पर ये सारी चीज़ें हम करेंगे, किस किस क्लास के बच्चों को हम सम्मिलित करेंगे, किस किस पेरेंट्स को बुलाएंगे और किन कैसे बुलाएंगे, पेरेंट्स को फ़ोन नंबर से बुलाएंगे या उनको कार्ड भेजेंगे, या जैसे भी होगा उस तरीके से करेंगे। तो ये आप एनुअल फंक्शन को ही ध्यान में रख के करिएगा। फिर कहता है बिना ज्ञान तथा अंतर्दृष्टि के नियोजक उच्च श्रेणी का योजना नहीं बना सकता। अब उसको अगर ज्ञान ही नहीं है कि हम मुझे किस प्रकार से प्लानिंग करनी है, उसको पता ही नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। और अंतर्दृष्टि का मतलब है सूझ, जैसा कि आपके स्कॉलर ने दिया है सूझ का सिद्धांत। तो अगर उसको सूझेगा ही नहीं, मतलब कि आइडिया ही नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा किस प्रकार से वो अरेंजमेंट करे, किस प्रकार से वो जो बच्चों के साथ जो क्रियाकलाप करने बैठा है यानी योजना बनाने बैठा है, वो किस प्रकार के प्रश्न बच्चों से पूछे या योजना बनाने के लिए शिक्षकों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे, अगर वो सारी चीज़ें उसको नहीं पता है तो वो उसका नहीं कर सकता है। दूसरा है संगठन। अब इसमें एक परिभाषा दी गई है जेबीसीएस के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है कि संगठन कार्य करने की मशीन है जिसका निर्माण व्यक्तियों, वस्तुओं, प्रतीकों, विचारों, धारणाओं इत्यादि इन सबके संयोग से होता है। अब संगठन से संबंधित दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं? पहला हमारा मानवीय संगठन है और दूसरा हमारा कौन सा है, आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, छात्र वर्ग, कक्षाएं इत्यादि आती हैं और भौतिक संगठन है। तो याद रखने के लिए मानवीय संगठन जिसमें जीव हो यानी सजीव मान सकते हैं, इसमें हमारे शिक्षक छात्र वर्ग आ जाएंगे, कक्षाएं आ जाएंगी और अन्य कर्मचारी आ जाएंगे। कक्षाएं का मतलब है सारे छात्र आ जाएंगे। और दूसरा हमारा भौतिक संसाधन है, जैसे स्कूल की इमारतें, फर्नीचर, पुस्तकालय और ये कक्षा आ गई। ठीक है, ये हमारा भौतिक संगठन हो गया। अब हम तीसरे की ओर बढ़ते हैं। पर हमने क्या पहले देख लिया? योजना देख लिया। दूसरा हमने क्या देखा? संगठन देख लिया। और तीसरा हमारा क्या है? बजट है। ये भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन ये आप संगठन या आपके संगठन के अंतर्गत है। तीसरा हमारा बजट है। आधुनिक विज्ञान और तकनीक से युक्त सदी में विद्यालयों में भी आधुनिक शिक्षण विधियों को अपनाना आवश्यक है और शिक्षण विधियों को उपलब्ध कराने के लिए विद्यालयों को आर्थिक पक्ष ध्यान केंद्रित करने के लिए होता है, करना होगा। यानी अगर बच्चों को बेहतर ढंग से शिक्षण विधियों के द्वारा पढ़ाना है, टीएलएम का प्रयोग बेहतर ढंग से करना है, तो आपके पास बजट भी होना चाहिए कि आप उसका अरेंजमेंट कर सकें। टीएलएम में भी कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, कुछ बहुत मूल्यवान टीएलएम, कुछ कम मूल्यवान टीएलएम और उससे भी कम मूल्यवान टीएलएम। लेकिन फिर भी एक बजट जरूर शिक्षक के पास या उस विद्यालय के लिए होना चाहिए। अतः संस्थान में बजट बेहतर होना आवश्यक है। अगला है कि स्टाफ की नियुक्ति। अब विद्यालय संस्था के महत्वपूर्ण अंग स्टाफ की नियुक्ति एवं विद्यार्थी होते हैं। अगर आपके शिक्षक ही बेहतर नहीं है या जो भी आपके प्यून हैं या जो भी हैं वो अगर बेहतर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम जरूर होगी। संस्था मुख्य रूप से इन्हीं दोनों पर आधारित होती है। संस्था के मुखिया का उत्तरदायित्व होता है कि वो अपनी संस्था के लिए अच्छे और योग्य स्टाफ का
चयन करें। अगला है रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट। रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट में क्या है, विद्यालय संस्थान में विभिन्न कार्यों को क्रियान्वित करने का स्थल होता है। एक अकेला व्यक्ति इन सब कार्यों का लेखा जोखा नहीं तैयार कर सकता है, ना ही उसे संभाल सकता है। इसलिए प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल की नियुक्ति की जाती है और साथ ही साथ अलग अलग क्लास के लिए क्लास टीचर की भी नियुक्ति की जाती है। आप सभी जानते होंगे कि वो अपने रजिस्टर को मेंटेन करते हैं। संस्था के मुखिया का उत्तरदायित्व है कि सभी कार्यों का रजिस्टर बनवाएं और उसमें दिन प्रतिदिन के कार्यों का लेखा जोखा, मतलब कि शिक्षक ने क्या क्या कार्य किए हैं, क्या क्या लेखा जोखा तैयार किया है, उन सभी की गंभीरता से जांच करें। अगला है हमारा तालमेल। तालमेल अर्थात संगठन, जिसमें सभी लोगों में आपस में पारस्परिक मधुर संबंध होने चाहिए। अब प्यून को मान लीजिए शिक्षक बोल रहा है कि गिलास पानी लेकर आओ, और प्यून अकड़ जा रहा है, गुस्सा हो जा रहा है, मैं नहीं लाऊंगा, तुम जाकर ले लो, तो ये मधुर संबंध के संकेत नहीं है। इससे क्या होगा कि सहयोग वो आपस में तो करेंगे ही नहीं, साथ में जो छात्र हमारे देखेंगे, जो छात्र देख रहे हैं, उनके अंदर भी वही भावनाएं धीरे धीरे आने लगेंगी। अगला है हमारा नियंत्रण। नियंत्रण में क्या कहता है कि संपूर्ण प्रक्रिया, जो प्रशासनिक प्रक्रिया है, इसका निरीक्षण जो है निरीक्षण कहलाता है। अर्थात नियंत्रण एक माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी कार्य के परिणामों का मूल्यांकन किया जा सकता है। अब नियंत्रण ही नहीं, मान लीजिए प्रधानाध्यापक कुछ और कह रहा है, शिक्षक कुछ और कर रहा है, तो ये नियंत्रण अगर नहीं है तो बेहतर ढंग से अधिगम ना हो पाएगा और ना ही बेहतर ढंग से सुचारू रूप से परिणाम कोई भी प्राप्त होंगे। अगला है हमारा दिशा निर्देशन देना। दिशा निर्देशन का मतलब है कि सफल नेतृत्व व दिशा निर्देशन के अभाव में सही योजना का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से नहीं हो सकता है और परिणाम भी असफल हो जाते हैं। इसलिए दिशा निर्देशन के आधार के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? आधार के रूप में, यानी बेस होता है। यानी अगर शिक्षा जो आपका प्रथम प्रबंधक है वो अच्छे से डायरेक्शन नहीं कर पा रहा है टीचर को कि आप किस प्रकार से शिक्षण विधियाँ प्रयोग कीजिए क्लास 4 में, किस प्रकार की शिक्षण विधियाँ क्लास 3 में यूज कीजिए, किस प्रकार की शिक्षण विधियाँ क्लास 8 में यूज कीजिए, अगर वो नहीं बता पा रहा है तो अच्छा निर्देशन नहीं हो पाएगा और बच्चे का जो अधिगम होगा वो बेहतर ढंग से नहीं हो पाएगा। और अगला जो टॉपिक है वो हमारा मूल्यांकन है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, आपने मापन और मूल्यांकन के बारे में पढ़ा होगा। तो वही चीज़ है कि प्रबंधन का महत्वपूर्ण तत्व है जिसके द्वारा किसी भी कार्य गतिविधि को पूर्ण तब तक नहीं माना जा सकता है जब तक उसके परिणामों का मूल्यांकन उचित प्रकार से नहीं किया जाता है। अब अगर रजिस्टर बनाया गया है किसी शिक्षक के द्वारा और अगर प्रधानाध्यापक के द्वारा उसको पूर्णतः चेक नहीं किया जाता है और बच्चों से जाकर पूछा नहीं जाता है कि जितने भी बच्चे एब्सेंट हैं क्या वो सच में एब्सेंट हैं, डेली क्या वो सच में एब्सेंट रहते हैं, अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि कई बार शिक्षक होता है कि वो अपने में ही अटेंडेंस लेते चला जाता है, कई बार बच्चे बोलते ही नहीं हैं, तो ऐसी में जो उसका अधिगम है वो अपूर्ण रह जाएगा। इसलिए बेहतर ढंग के परिणामों को जानने के लिए मूल्यांकन करना अति आवश्यक है। आपको क्लास कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।